औरत का दर्द। मैडम, मेरा क्या कसूर है जो मैं सजा भुगत रही हूँ? रूपा ने मुझसे पूछा। रूपा के पति ने तलाक का केस दायर किया था। उसी का नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की फरियाद रखने आई थी। उसके पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया। रूपा की माँ उसके साथ आई थी। उसने कहा कि रूपा के ससुराल वालों ने बिना दहेज लिए विवाह किया था। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी। रूपा नाम के अनुरूप सुंदर थी। जब रूपा छोटी थी तब उसकी माँ की एक सहेली ने रूपा की गोरे रंग को देखकर शर्त लगाई थी कि यदि तुम्हें इससे गोरा दामाद मिला तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगी। उसने जब पाँव पथराई के समय रुपेश के गुलाबी पाँव देखे तो चुपचाप 1,000 रुपये का नोट रूपा के माँ को पकड़ा दिया। रुपेश का परिवार संपन्न था। वह ढेर सारे कपड़े और गहने लाए थे। नंदे भी बढ़ चढ़ कर दिए थे। रूपा के घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान नहीं लिया था। रूपा के मायके वाले इस विवाह की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। रूपा की सहेलियां रूपा के भाग्य की सराहना तो कर ही रही थी, पर अंदर ही अंदर जल रही थी। हंसी खुशी के वातावरण में रूपा ससुराल चली गई। रूपा अपने सुंदर पति को देखकर उससे बात करने को आतुर हुई जा रही थी, पर रुपेश उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। ससुराल पहुंचकर ढेर सारे रीति रिवाजों को निभाते निभाते 2 दिन लग गए। रूपा अपनी सास नंद व जेठानी से घिरी रही। उसके खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सबने घूमने का कार्यक्रम बनाया। 10-12 दिन इसी में लग गए। इस बीच रुपेश ने भी रूपा से बात करने की कोई उत्तेजता नहीं दिखाई। घूमी फिर कर काफी लौट आया। रूपा की सास ने वहीं से रूपा के पिता को फोन किया कि चौथी की रस्म के अनुसार रूपा को मायके ले जाएं। जैसे ही यह लोग लौटे, रूपा के पति आकर रूपा को ले जाया। रूपा तोरी ती तोरी मायके लौट आई। सास ने उसके पिता तो कह दिया था कि वह लोग पुरानी परंपरा में विश्वास करते हैं। दूसरे ही दिन सूत्र अस्त हो रहा था, इसलिए रूपा शुक्रवार काल में मायके में ही रहेगी। रूपा 4 महीने मायके में रही। उसकी सास और नंद के लंबे लंबे फोन आए थे। उन्हीं के साथ रुपेश एक बात कर लेता। 4 महीने बाद रुपेश के साथ सास नंद आई और खूब लड़ झगड़ कर रूपा तो बंदा तातर ले गई। नंद ने अपना घर छोड़ दिया था और उसका तलाक का केस चल रहा था। वह मायके में ही रहती थी। इस बार रुपेश के कमरे में एक और पंखा लग गया था। डबल बेड पर रूपा अपनी नंद के साथ सोती, वह रुपेश अलग पंखा पर सोता। रुपेश तो उसकी माँ व बहन अकेला छोड़ती ही नहीं थी जो रूपा उसके बात कर सके। 1-2 महीने तक तो ऐसा ही चला। फिर नंद के दोस्त प्रमोद का घर आना जाना बढ़ने लगा। धीरे धीरे सास नंद ने रूपा तो प्रमोद के पास अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। रुपेश का तो पहले जैसा ही हाल था। एक दिन जब रूपा प्रमोद के लिए चाय लाई तो उसने रूपा का हाथ पकड़कर अपने पास यहाँ तय कर बैठा लिया। अरे भाभी, देवर का तो भाभी का अधिकार होता है। मेरे साथ बैठो। जो तुम्हें रुपेश नहीं दे सकता वह मैं तुम्हें दूंगा। रूपा किसी प्रकार हाथ छुड़ाकर भागी और उसने सास से शिकायत की। सास ने प्रमोद तो कुछ नहीं कहा। रूपा से ही बोली, तो इसमें लाज ही क्या है? देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का होता है। रूपा सन्न रह गई। वह आधुनिक जरूरी थी, पर उस पर पारिवारिक संस्कारी था और यहाँ तो संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं थी। प्रमोद की छेड़खानी बढ़ने लगी। उसे सास व नंद का प्रशंसन जो था। एक दिन रूपा ने चुपके से पिता के फोन कर दिया। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर वह रूपा को मायके ले आए। रूपा ने रोते रोते कर अपनी माँ जैसी भाभी को सब कुछ बता दिया तो परिवार वालों तो संपत्त परिवार के सुंदेश पुत्र की पुनपंसा का ज्ञान हुआ।
चुकी थी। यह ऐसा बात थी जिससे दोनों परिवार की बदनामी थी, इसलिए वह चुप रहे। एक माह बाद सनंद स्वरूप को लेकर रूपा को लेने आए तो रूपा की माँ व भाभी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सास तमतमा कर बोली, तुम्हारी लड़की का ही चाल चलन ठीक नहीं है, हमारे लड़के को दोष देती है। रूपा की माँ बोली, यदि ऐसा ही है तो अपने लड़के की यह डॉक्टरी जांच करवाएं। इस पर सास नंद ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में बैठकर चली गई। इस बात को लगभग 8-10 माह गुजर गए। रूपा के विवाह को लगभग 2 वर्ष में हो चुके थे कि रूपेश की ओर से तलाक का केस दायर कर दिया गया था। रूपा के प्रमोद के साथ संबंधों को आधार बनाया गया था और प्रमोद को भी पक्षकार बनाया था ताकि प्रमोद रूपा के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर रूपा को बच्चलन सिद्ध कर सकें। मेरे लिए रूपा का केस नया नहीं था। इस प्रकार के प्रकरण मैंने अपने साथी वकीलों से सुने थे और कई मामले सामाजिक कथनों के माध्यम से सुलझाए भी थे। इस प्रकार के मामलों में 2 ही हाल वकीलों ने सुने थे और कई मामले सामाजिक कथनों के माध्यम से सुलझाए भी थे। इस प्रकार के मामलों में 2 ही हाल हुआ करते थे, या तो चुप एक पक्षी तलाक ले लेता था, विरोध करो। दूसरी स्थिति में औरत तो अदालत में विरोध पक्ष के बेहुदा पक्षों को झेलना पड़ता है। मैंने रूपा से नोटिस ले लिया और उसे दूसरे दिन आने को कहा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी थी, उससे क्या राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट कहानी में फिर से लगेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो अगली कहानी में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।